हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं एमसीक्यूज के। और इसमें जो आपका जो सेकंड सेमेस्टर में अगर आप लोग हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, उसमें यूनिट फर्स्ट में जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, उससे हम लोग आपके जो कॉलेजेस में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को समराइज करके हम लोग एक टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें सारे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ओके, तो अगर आपके कॉलेज में एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होने वाले हैं जैसे हर एक यूनिट का, तो मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट हो गया। अब इसके अगले लेक्चर में यूनिट सेकंड यानी आपका प्रोटीन्स वाला जिसमें एंजाइम भी है उसको मैं सॉल्व कराऊंगी। उसके बाद थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, ऐसे ही आपका चलता रहेगा। तो अगर आपके कॉलेज में एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं तब तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे कॉलेज में एमसीक्यू नहीं आता तो हम इसे नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको इसलिए देखना है क्योंकि आपके कॉलेज में एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का। जैसे मान लीजिए यूपी कॉलेज में तो 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया जाता है। ठीक है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है, बस वहां से वो ऑप्शंस को हटा देंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर है तो आप इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, चाहे वो एमसीक्यू हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो। अब जिस कॉलेज में एमसीक्यू आ रहा है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उनको तो छोड़ दीजिए, उनको तो एमसीक्यू देखना ही पड़ेगा। अब जिन कॉलेजों में एमसीक्यू नहीं आते हैं उनको भी ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, तो और हाँ, एक चीज़ और, आपको जो ये सोल्यूशन है आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो इसका जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अभी फिलहाल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूँ, एक कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिए। जो भी मैं क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके आना। ओके, तो जैसे ही हम लोग रिवाइज करके आएंगे तो उसके बाद जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जब आप रिवाइज करके बैठे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से ही सॉल्व कर लेंगे। अगर रिवाइज नहीं किए तो एक भी क्वेश्चन आपको मतलब ऐसे लगेगा बाउंसर जा रहा है, क्या पढ़े थे, कुछ टाइम कुछ भी पढ़े थे याद नहीं आ रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, तो जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें उसको रिवाइज करके आइए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट चैप्टर को मैं ऑलरेडी ऐप पर जो हमारे पेड बच्चे हैं जो मुझे जानते हैं वो ऑलरेडी मैं इसका डिटेल में सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं आइए उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स कैन एल्डोपेंटोसिस। सबसे पहले तो एल्डोपेंटोसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या होता है एल्डोपेंटोसिस? एल्डो का मतलब होता है, यहाँ पे एक सेकंड कोई और वो पेन ले लेते हैं। ठीक, चलिए यही वाला ले लेते हैं। क्या होता है ये एल्डोपेंटोसिस? आपको पता है जो कार्बोहाइड्रेट है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है? कार्बोहाइड्रेट से वो बना है ग्लूकोज, या ग्लूकोज का पॉलीमर यानी मोनोसैकेराइड्स का पॉलीमर्स होता है जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। उसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और शुगर के मॉलिक्यूल्स में मेनली क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। या इसको दूसरी भाषा में बोले तो कार्बन के हाइड्रेट्स को ही कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्लियर है? अब वहाँ पे एक बात आपको और बोलना पड़ेगा, वहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। दोनों ही आपके कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते, उसके अलावा कोई भी नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पे एल्डो का मतलब होता है आपका क्या? एल्डिहाइड ग्रुप। क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। और ये आपका क्या है? क्या है आपका? ये आपका क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। पहला क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं डिटेल में लेकर चलूँ ताकि आपका एक तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। पेंटोसिस, पेंटोसिस का मतलब, और ध्यान दीजिए यहाँ पे एक वर्ड ये लगा है ओजिस। ओजिस का मतलब आप तब तुरंत समझ जाइए कि कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है। जैसा कि मैं आपको जब ऐप पे पढ़ा रही थी, क्लास में भी पढ़ा रही थी, तब भी मैं आपको बताई थी कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें ओज वर्ड का यूज होता है तो आप समझ जाइए कार्बोहाइड्रेट की ही बात कर रहा है। ठीक है, पेंटोसिस का मतलब है यहाँ पे 5 कार्बन है। पेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 5 कार्बन है। ओज का मतलब कार्बोहाइड्रेट। बस यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है। आपको पहले 5 कार्बन इसका बनाना है। आइए ये चलते हैं, इसको बनाते हैं। आपको मैं एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे कर लूँ, 1 2 3 4 5 OH। हाँ, मेरी बात तो सही। ऐसे 2 OH कितना हुआ? 1 2 3 4, 4 ही हुआ। एक और चाहिए, यहाँ पर भी रहेगा। ठीक,
अब इसको बैलेंस कर लेना, आपका बिल्कुल सही आएगा। ये आपका है एल्डोपेंटोसिस। इसमें कहा गया, पहले आप इसको चेक करिए स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है पहले उसको देखेंगे। पहले यहाँ चेक करिए कायरल कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके चारों जो वैलेंसी होती है, जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम के साथ जुड़ी हुई हो। चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग एटम के साथ जुड़ी हुई हो। जैसे मान लीजिए आप कार्बन का 4 बॉन्ड बनाता है, जैसा कि आपको पता है, तो कार्बन का ये वाला बॉन्ड ये कुछ और बना रहे ये वाला। तो आइए चलिए चेक करते हैं। इस कार्बन को ध्यान दीजिए, इस कार्बन के चारों वैलेंसी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज, मतलब इसको थोड़ा सा ओपन करके बनाऊं, तो CH2OH को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। C के साथ 2 OH आपका लगा हुआ है, सॉरी 2 H लगा हुआ है, और क्या है, एक OH लगा हुआ, और एक पूरा ऊपर का ग्रुप लगा हुआ है। इसको ग्रुप क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये कायरल कार्बन है? ध्यान दो, दोनों आपके सेम हो गए, तो ये आपका कायरल कार्बन नहीं है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इसको चेक करो, जो कार्बन है वहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक OH है, हाँ ये है, एक पूरा ये अलग ग्रुप है, ये पूरा अलग ग्रुप है, तो ये कायरल कार्बन सेम टू सेम ये भी होगा और ये भी होगा। क्लियर है बात? इतनी बातें क्लियर हैं? इससे हमको ये समझ में आया, ओ यहाँ पे 3 कायरल कार्बन है, ठीक है। और अगर आपका स्टीरियो आइसोमर इसका बनाने जाएंगे, एक चीज़ और ध्यान दो, इस कायरल कार्बन को चेक करो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हालांकि इसको कंसीडर नहीं करते हैं, पर फिर भी इसको ये बता दी, इस कार्बन से ऐसे एक ऑक्सीजन जुड़ा है, इससे एक ऑक्सीजन जुड़ा है, इस ये और एक हाइड्रोजन जुड़ा है। इसी कार्बन को एक और तरीके से लिखो तो बात तो एक ही है। तो ये भी आपका कायरल कार्बन नहीं होगा, 3 कायरल कार्बन है, 3 कायरल कार्बन है। तो ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटल कि यहाँ पे 3 वो कम से कम मैक्सिमम आपके 8 आइसोमर्स पाए जाते हैं। अब चाहे तो आप 8 आइसोमर्स को बनाकर चेक कर लो कि कितना इसमें स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा। इसको प्लेन में रखो और इसका क्या करो, मिरर इमेज बनाओ। तो ये सारे चीज़ें मैं आपको ऐप पे बहुत डिटेल में पढ़ाई। तो इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 8। यहाँ पे 8 आपके स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। स्टीरियो आइसोमर्स कहने का मतलब, स्टीरियो का मतलब वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक। और आइसोमर्स का मतलब, आइसोमर्स क्या होता है, समावयवता, यानी दो आपका जो एग्जाम्पल है उसका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो यहाँ से इस बात से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे 3 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 3n, n होता है ना, अरे ये सॉरी, n की पावर 2, तो n बराबर कितना है, 3 की पावर 2, यानी इसमें होना चाहिए 9। तो 9 में से एक माइनस कर दीजिए, क्यों, क्योंकि एक आपका इसमें से स्टीरियो आइसोमर से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव वाले को आपको कंसीडर करना है, तो वहाँ पे हो जाएगा 8। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8। क्लियर है? अब इसको चाहे तो आप चेक करके बना के पूरा बढ़िया सा चेक कर लो, वैसे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका MCQ में पूछा गया है। तो समझ जाओ, इसका स्क्वायर कर दो, 9 है, पर ध्यान दो ऐसा एल्डोपेंटोज में होता है कि एक इसमें क्या इनएक्टिव होता है। आपसे बोला गया स्टीरियो, अगर बोलता क्वेश्चन में आइसोमर बताइए तो आप 9 लिख देते हैं, पर बोला स्टीरियो है मतलब ऑप्टिकली आपको बताना, तो एक आपका इनएक्टिव होता है। क्लियर है? ऑप्शन आपका कौन सा है, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज एनोमेरिक, एनोमेरिक कार्बन बोल रहे हैं। एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? अच्छा, एनोमेरिक का मतलब है, ध्यान दो, एनोमर हम लोग किस में पढ़ते हैं, जब कार्बन आपका जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जब आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर में हो जाए तब वहां पे एनोमर की बात आता है। अगर आपका ग्लूकोज खुली संरचना में यानी ओपन संरचना, ओपन क्या है, स्ट्रक्चर में है, ऐसे कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये आपके क्या है, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे आपको कभी भी एनोमर दिखाई नहीं देगा, वहाँ हमेशा दिखाई देगा ईपीमर। अभी आगे इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में, ठीक। तो ये यहाँ पे ईपीमर की बात करेंगे। ध्यान देना, जब हम इसको साइक्लिक में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आपका एनोमर हो जाता है। अब वो कैसे होगा, इसको क्या करो, ग्लूकोज का जो ये मॉलिक्यूल इसको यहाँ से ट्विस्ट कर दो, मतलब इसका एक हाइड्रोजन और यहाँ पे ये 5 वाले वो कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। तो इस कार्बन से यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, H2O बाहर ये निकाल देंगे। H2O जो बाहर निकाल दिए तो जाहिर सी बात है ये कार्बन की वैलेंसी कम हो गई, इसकी भी कम हो गई, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई सीट है
यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए थे, अब एक लोग को हम लोग यहाँ से हटा दिए तो सीट तो खाली हो गया। इसको यहाँ पे जब जगह है तो कोई कहता है कि सीट खाली, वहाँ किसी को बैठा दो, तो इसको हटाकर हम लोग किसी और को बैठा देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पे जब इसका वैलेंसी खाली होगा तो ये तो हो गया अनस्टेबल, अब ये कॉम्प्लेक्स तो बनाएगा नहीं। अब ये क्या करेगा, बोलेगा कि भाई काम करते हैं, हम दोनों के पास कुछ नहीं तो हम दोनों ही दोस्ती कर लेते हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अब ये बनेगा कैसे, ये सारी चीज़ें मैं क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाई हूँ, ठीक। अब यहाँ पे ये वाला कार्बन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और ये आपका छठवां H, इस तरीके से, ठीक। इसी को हम लोग क्या किए, ट्विस्ट कर दिए। तो पहले वाले कार्बन को छोड़ दो और पांचवें वाले को छोड़ दो और बाकी सबको। अगर ये सारी चीज़ें आपको राइट में दिख रही है तो उसको नीचे बनाओ। हम इसके लिए क्या बनाए थे, एक रूल, राइट डाउन। ये वाला रूल याद है कि नहीं, राइट डाउन, मतलब जितने चीज़ें आपको राइट में दिख रही हैं उसको डाउन में बनाओ, मतलब नीचे बनाओ। ध्यान देना पहले कार्बन पांचवें कार्बन को छोड़कर, ठीक है। तो पहला कार्बन हो गया, दूसरे कार्बन पे यहाँ पे मतलब OH H OH, इसका काम बन गया। अब यहाँ पे OH है तो इसके जस्ट अपोजिट में H होगा। ये पहले इसको हटाओ भाई, सीट वाला, ठीक। अगर यहाँ पे OH है तो उसके जस्ट अपोजिट में क्या है, H होगा ना। ये ध्यान से, ये देखो इधर, चलो। तो पहला कार्बन छोड़ दो, पांचवें कार्बन छोड़ दो। अब देखो पांचवें कार्बन में अब ये यहाँ पे O यहाँ पे जुड़ा है, ये H, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे इस पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। इस पोजीशन पे आपका यहाँ पर आकर H आकर जुड़ जाएगा। तो वो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आपका OH ऊपर आके जुड़े और H नीचे हो जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, या इसी को देखो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि H आपका ऊपर हो जाए और OH आपका नीचे हो जाए। ऐसा 2 पॉसिबिलिटी होगा पहले वाले कार्बन पे, क्योंकि पहला वाला कार्बन ही डबल बॉन्ड टूट रहा है, वहाँ पे OH आके बन रहा है, ठीक है। और ये दोनों तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गए, ठीक। ध्यान देना, तो इस वाले पहले वाले ही कार्बन पे आपका ये सारा गड़बड़ हो रहा है, मतलब OH कभी आपका ऊपर है, कभी आपका नीचे है। अगर OH आपका दोनों आपको सेम साइड में दिखाई दे रहा है, बस इसको समझ जाओ ये क्या है, अल्फा। अगर ये डिफरेंट मतलब अपोजिट, यानी इसको बोलते हैं सिस। और अगर मान लीजिए ये अपोजिट है तो ये हो जाएगा बीटा, इसको बोलेंगे ट्रांस, ठीक। क्लियर है, इसको बीटा बोलेंगे। तो यहाँ पे बोला गया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, विच कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज द एरोमेरिक। अब ये जो पोजीशन है कार्बन नंबर 1 इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इन देन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे हुआ तो कार्बन नंबर 1 में ही प्रॉब्लम आ रही है और कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो कार्बन नंबर 1 में ही हमको 2 स्ट्रक्चर मिल रहा है। केमिकल फॉर्मूला तो सेम है इन दोनों का, अगर आप काउंट करेंगे सब कुछ सेम है, ना ही ऑक्सीजन कहीं जा रहा है ना ही हाइड्रोजन कहीं जा रहा है। तो केमिकल फॉर्मूला सेम है और क्या है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इस चीज़ को बोलते हैं आइसोमर, और ऐसा आइसोमर जो साइक्लिक में दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एनोमर। तो इसके फर्स्ट पोजीशन पे है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है बात, पहले वाले कार्बन में ही पोजीशन बार बार चेंज कर रहा है, एक बार OH ऊपर जा रहा है, एक बार OH नीचे जा रहा है। अगर OH ऊपर जाएगा तो इसका नाम बदल जाएगा अल्फा, अगर OH नीचे जा रहा है तो उसका नाम बदल जाएगा बीटा, ठीक है। तो यही होता है। जब ये ध्यान देना, एनोमर हमेशा आपका बात होगा किसमें, साइक्लिक स्ट्रक्चर में, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, उसी में बात होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है ईपीमर के बारे में तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको कंसीडर करते। क्लियर है बात, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड डू नॉट म्यूटा रोटेटेड। म्यूटा रोटेशन एक चीज़ है जिसमें एक जो भी कंपाउंड होता है ना, ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, ठीक है। तो आप लैब में जाएंगे ना, इस ग्लूकोज को माल्टोज को और क्या सॉरी ग्लूकोज को, वो लैक्टोज को, फ्रक्टोज को, ये सारी चीज़ों को आप म्यूटा रोटेट करेंगे, ठीक है। तो म्यूटा रोटेट में एक आपका मतलब एक स्पेसिफिक रोटेशन देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास अलग अलग टैलेंट होता है ना, तो उसी तरीके से म्यूटा रोटेशन एक तरह का रोटेशन है, ठीक। तो ध्यान दो, वहाँ पे आपका सारा दे देता है, बस ये आपका सुक्रोज नहीं दे पाता है, क्योंकि सुक्रोज टूटता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। उन दोनों का जो ग्लूकोज का अलग म्यूटा रोटेशन आता है, फ्रक्टोज का अलग, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, इसलिए इसका म्यूटा रोटेशन शो ही नहीं करता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, ठीक। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट गिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। बोल रहा है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट कौन देगा। अच्छा नहीं, एक सेकंड, डू नॉट देगा ना, सॉरी नहीं देगा, ठीक। चलिए बताइए, सोच के बताइए,
फेलिंग सोल्यूशन एक सोल्यूशन होता है जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं किसी चीज़ का कि वो मोनोसैकेराइड है कि नहीं, मतलब वो ग्लूकोज है कि नहीं, वो फ्रक्टोज है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो उसके पास क्या होगा, एक खुली संरचना, यानी आपके पास उसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन एकदम खाली होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़। तो आपका क्या है, तो ग्लूकोज भी दे देता है, फ्रक्टोज भी दे देता है और लैक्टोज भी दे देता है, क्योंकि इन सब भी आपस में फेलिंग सोल्यूशन डालने पर ये सब रेड प्रेसिपिटेट देते हैं। फेलिंग सोल्यूशन हम लोग ये सारी चीज़ें लैब में करते हैं पता लगाने के लिए ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, क्या है। अब ये बस सुक्रोज यहाँ पे नहीं देता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है सी, सुक्रोज आपका नहीं देगा, क्योंकि वही सुक्रोज का थोड़ा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें H आपका फ्री नहीं होता, इसीलिए वो नहीं देगा, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईपीमर, एक मिनट बस मैं पानी पी लूं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईपीमर कपल, कह रहे हैं ईपीमर कपल कौन है, यानी दोनों का मतलब दोनों होनी चाहिए ईपीमर कपल। अच्छा ध्यान दो, जब मैं आपको एक रूल पढ़ाई थी, बहुत अच्छा एक ट्रिक बताई थी ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सबको याद करने का, तो उसी में ट्रिक में ही, चलो अच्छा ट्रिक नहीं याद है छोड़ दो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों आपस में आइसोमर होते हैं, क्या होते हैं आपस में, आइसोमर। तो ये दोनों अगर ऑलरेडी एक क्या है, आइसोमर शो कर रहे हैं, तो दूसरा आइसोमर देखो, ईपीमर भी एनोमर भी एक प्रकार का आइसोमर है। तो जब कोई एक प्रकार का, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं आप एक ही टाइम पे पढ़ाई भी कर लो और एक ही टाइम पे कहीं और आप चले भी जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से जब ये दोनों ऑलरेडी एक आइसोमर हैं, और ये कौन सा है, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, तो ये ईपीमर तो शो नहीं करेंगे। अच्छा अगला, ग्लूकोज एंड मैनोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। फ्रक्टोज और मैनोज ईपीमर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं, स्ट्रक्चर ही बना लें, CH 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक। यहाँ पे OH, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सब OH जोड़ दो, फिर H, फिर OH, और इसके अपोजिट साइड पे H जोड़ दो, यहाँ पे OH, पिछले वाले में भी H नहीं था क्या, चलो ठीक है आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका हो गया ग्लूकोज, और जो मैनोज होता है वो आपका कुछ ऐसे होता है, बस ये होता है मैनोज आपका, ठीक। आपको कहीं पर भी कुछ डिफरेंस ये दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है इसको बात। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसे होता है, काम करते हैं ना ऐसे ही बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक। OH OH H, ठीक, ये आपका हो गया फ्रक्टोज। और क्या बचा, सुक्रोज। सुक्रोज आपका क्या है, डाइसैकेराइड है, तो इसको एक पल के लिए हटा दो, क्योंकि ये आपका डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड का आपका क्या, वो डाइसैकेराइड आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर में होगा। डाइसैकेराइड आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो साइक्लिक वाले की बात ही नहीं करेंगे। अब एक साइक्लिक है और एक आपका माल्टोज भी आपका, हाँ ये भी ध्यान दो, ये भी आपका साइक्लिक है, ये भी आपका साइक्लिक है, ठीक। तो इन दोनों को भी हम लोग अलग बात करेंगे, इसको भी अभी के लिए छोड़ दो। फ्रक्टोज और मैनोज, आपको फ्रक्टोज यहाँ पे ये दिख गया, सबका नाम लिख लेते हैं। ये आपका क्या है, ग्लूकोज। पहला वाला तो गलत हो गया, क्योंकि ग्लूकोज फ्रक्टोज ऑलरेडी एक आइसोमर है, तो वो तो नहीं शो करेगा। ये आपका है मैनोज और ये आपका है फ्रक्टोज। क्या इन दोनों में कोई चेंजेस है, तो ध्यान से देखो, कार्बन नंबर 2 पे इस पे OH राइट साइड है, कार्बन नंबर 2 पे OH इसमें लेफ्ट साइड है। अगर इसको नंबरिंग कर दो तो 2 3 4 5 6, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। ध्यान से इसमें देखो, अभी पहले लिखो मत, अभी पहले समझो कि क्या बता रहे हैं,
चलो, मैनोज और ग्लूकोज में बस एक पॉइंट पे अंतर है, कार्बन नंबर 2 पे, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। इसी को क्या बोलते हैं, ध्यान दो, एनोमर ईपीमर एक जैसे हैं, किसी एक पोजीशन पे, ध्यान दो, इस चीज़ को मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी, इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कार्बन के केवल एक पोजीशन में ही आपका क्या हो, OH में क्या हो, डिफरेंस दिखाई दे। कार्बन के किसी एक पोजीशन पे OH का डिफरेंस दिखाई दे तो आपका क्या, या फिर चेंजेस दिखाई दे तो उसको बोलेंगे ईपीमर। अगर यही आपका ओपन चेन में दिखाई दे रहा है तो ईपीमर, यही आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है तो एनोमर। ठीक है, तो ध्यान दो, कार्बन की कोई एक पोजीशन पे OH आपका वो लेफ्ट साइड है, वो राइट साइड है, तो मतलब एक ही पोजीशन, बाकी सब चेक कर लो, सब कुछ सेम है। आइए अब फ्रक्टोज पे आते हैं। फ्रक्टोज पे क्या सेम है, फ्रक्टोज तो बिल्कुल इन दोनों से अलग है, तो इसका मतलब ये फ्रक्टोज और मैनोज यहाँ पे नहीं होंगे। क्लियर है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। चलो, अब क्या ग्लूकोज मैनोज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ने डी ऑप्शन को नहीं चेक किया है। ग्लूकोज और जो मैनोज है ईपीमर है एक दूसरे के, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके एक पोजीशन, पहली बात तो ये ओपन स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर में ईपीमर को चेक करेंगे, यही अगर बंद संरचना होता, साइक्लिक होता, तो हम लोग एनोमर की बात करते। ठीक है, तो ईपीमर तो हो गया, ठीक है, सॉरी ये तो ओपन स्ट्रक्चर हो गया। और ओपन स्ट्रक्चर में ही कार्बन नंबर 2 पोजीशन पे, मतलब एक ही पोजीशन पे एक इंसान यहाँ खड़ा है और एक ही इंसान सामने खड़ा है, ऐसे, तो ये वाला जो एक आइसोमर बनता है, ये दोनों आपस में एक प्रकार के आइसोमर हैं। ये कौन सा आइसोमर है, इस आइसोमर को एक नाम दे देते हैं जिसका नाम है ईपीमर, कार्बन के एक पोजीशन पे ही। और देखो, इसका केमिकल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर क्या है बस अलग है, स्ट्रक्चर इसका ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। आइए इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो सुक्रोज का जो, हाँ, एक बात ध्यान दो, सुक्रोज में अल्फा बीटा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, क्योंकि सुक्रोज, पहली बात तो ये ध्यान दो, माल्टोज आपका क्या होता है, ग्लूकोज से बना है, सुक्रोज में ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है। अरे भाई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बना रहे हैं, माल्टोज आपका 2 ग्लूकोज मिलकर, अरे तो 2 ग्लूकोज है, वहाँ एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज है, तो कैसे मैच होगा। मैच करने के लिए आपको दोनों की जो सिमिलैरिटी होनी चाहिए ना। अब आपसे हम आपका कंपेयर कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंपेयर किसी और चीज़ से करें, आपका कंपेयर, अगर आप लड़के हैं तो आपका कंपेयर एक लड़की से नहीं किया जा सकता, आपका कंपेयर एक लड़के से किया जा सकता है। तो इसी तरीके से सुक्रोज जब टूटता है तो ग्लूकोज फ्रक्टोज देता है, ये टूटेगा तो ग्लूकोज देगा, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल देंगे। तो ध्यान से बात है कि अगर जब टूटने पर मॉलिक्यूल ही सेम नहीं है तो इसका हम लोग कंपैरिजन करें कैसे, तो इसका ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी आपका करेक्ट है। क्लियर है, आगे चलते हैं। विच कंपाउंड रिड्यूस टॉलरेंस रीजन, फेलिंग रीजन, ये सारा चीज़ आपको टेस्ट करके पता चलता है, अगर आप इसका फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, सेकंड सेमेस्टर में ही प्रैक्टिकल में आपने किया भी होगा। ठीक है, तो टॉलरेंस रीजन से आपको क्या मिलता है, सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च, क्या सभी आपके टॉलरेंस रीजन देंगे, हाँ, टॉलरेंस रीजन से ऑल ऑफ दीज आपके कंपाउंड्स क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ध्यान दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फेलिंग सोल्यूशन जिसके साथ काम नहीं कर रहा है तो टॉलरेंस वो रीजन भी उसके साथ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस, स्टार्च भी देगा, ग्लूकोज भी देगा, सुक्रोज भी देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन फ्रक्टोज। आइए पहले फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, तो ऐसे टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी बनाए हैं, ये यहाँ देख लो, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में बोल रहा है एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, एसिमेट्रिक कार्बन यानी कायरल कार्बन। आइए इसको चेक करते हैं, इस पोजीशन को चेक करो। पहली बात तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 1 2 3 कार्बन ही है। इस कार्बन को ध्यान दो, एक हाइड्रोजन है, एक OH है, एक ये ग्रुप है और एक कितना बड़ा ग्रुप, अलग अलग है, सारे ग्रुप आपके अलग अलग है। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, और ये पूरा एक ग्रुप है जिसको क्या मान लो, D मान लो। ठीक है, इस कार्बन को चेक करो, इसके पास ये ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप अलग अलग है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आपको एसिमेट्रिक कार्बन आपको दिखाई दे रहा है। कहाँ गया भाई, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में आपको कितने हैं, 3 आपके एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक का मतलब कार्बन सिमेट्रिक तरीके से नहीं है, यानी कार्बन के चारों वैलेंसी अलग अलग है। एसिमेट्रिक कार्बन आपके 3 है। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज नॉट ट्रू अबाउट एल्डोहेक्सोसिस। एल्डो का मतलब एल्डिहाइड, हेक्सोसिस का मतलब, हेक्स का मतलब होता है क्या, 6 कार्बन, ओजिस का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है, और इसमें एल्डो वर्ड आ गया तो इसमें ग्लूकोज की बात करेगा फ्रक्टोज के लिए। आइए इसको चेक करते हैं, क्या बोल रहा है, इट इज़ ए मोनोसैकेराइड।
ध्यान दो, जब हम लोग मोनोसैकेराइड को पढ़ रहे थे तो हमने आपको पढ़ाया था कि आपका जो मोनोसैकेराइड होता है वो आपका कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 6 तक, यानी कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 6 तक आपके जितने भी होंगे मोनोसैकेराइड होंगे। तो ये कितने कार्बन का है एल्डोहेक्सोसिस? ये आपके कितने वो कार्बन का है बताओ भाई? 6 कार्बन। कितने कार्बन का? 6 कार्बन। चलो, ये आपका एल्डोहेक्सोस है, इसी का नाम क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को या एल्डोहेक्सोसिस बोलो या ग्लूकोज बोलो, एक ही बात है। चलो, तो क्या ग्लूकोज आपका मोनोसैकेराइड नहीं है? बिल्कुल है। ग्लूकोज में कितने कार्बन? 3 कार्बन से लेकर 6 कार्बन तक जितने भी आएंगे वो आपके मोनोसैकेराइड होंगे। बात तो सही है, तो ये वाला तो करेक्ट है। इट हैज़ एन एल्डिहाइड ग्रुप, जाहिर सी बात है आपको एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहा है और नाम में भी आपका एल्डो है, तो बात तो सही है। अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज इज एन एल्डोहेक्सोसिस। जब इसको हम लोग ट्विस्ट करके बनाएंगे तो आपका ये इस प्रकार से क्या देगा? जाहिर सी बात है इसके पहले पोजीशन पे अगर OH को एक साइड कर दो तो ये अल्फा बन जाएगा, नीचे कर दोगे तो बीटा बन जाएगा। तो बात तो सही है। अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, ये जो रिंग होता है इसको हम लोग नाम दे देते हैं ग्लूको मतलब पायरानोज, और ये क्या है? किसका रिंग है? ग्लूकोज का, मतलब ये ग्लूकोज से मिलकर बना है, तो उसको बोलते हैं अल्फा। और डी वर्ड कैसे है कि क्योंकि इसके 5वें कार्बन पे आपका OH आपका राइट साइड है, तो अल्फा का मतलब OH आपका सेम साइड, यहाँ पर भी आपका OH आता है CH2OH सेम साइड। अल्फा का मतलब ये। डी का मतलब ये है कि इसके 5वें कार्बन पे OH आपका राइट साइड है, तो डी। फिर क्या है उसके बाद? ग्लूको का मतलब ग्लूकोज है, ठीक। अब उसके बाद पायरानोज, पायरानोज ये रिंग पाई गई है, ये वाला रिंग, ये जो रिंग है ना उसको पायरानोज बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? पायरानोज। और ओज वर्ड क्यों लगा रहे? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है। तो इज एन, क्या इसी को हम लोग एल्डोहेक्सोसिस बोलेंगे? बिल्कुल, क्योंकि इसी से तो मिलकर बना है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो बचा क्या भाई? फ्रक्टोज इज एन एल्डोहेक्सोसिस। हाँ, फ्रक्टोज में आपको पता है कीटोन होता है, फ्रक्टोज में आपका क्या होता है? कीटोन होता है, एल्डोहेक्सोसिस नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। मतलब आपका यही वाला सही है, यही आपका इस स्टेटमेंट में गलत है, क्योंकि डू नॉट ट्रू अबाउट, तो एल्डोहेक्सोसिस के बारे में ये ट्रू नहीं है, क्योंकि फ्रक्टोज में कीटोन होता है न कि एल्डिहाइड, ठीक। एल्डोहेक्सोज आपका नहीं होगा। अगर यहाँ पे रहता कीटोहेक्सोज तब आपका फ्रक्टोज होता, ठीक है। चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए क्या ट्रू नहीं है? आप लोग खुद से रीड करिए और जल्दी बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए, सोचिए इसके बारे में और बताइए। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या रिड्यूसिंग शुगर है? ये अपने आप को रिड्यूस कर सकता है। रिड्यूस करने का मतलब कि ये अपना हाइड्रोजन किसी को दे देगा, बोलेगा कि लो भाई हाइड्रोजन से काम वाम करो, ठीक है, करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। इट हैज़ पायरानो स्ट्रक्चर, अभी जस्ट देखिए पायरानोज भी देता है। इट इज़ अ डाइसेकेराइड, अरे ये तो मोनोसेकेराइड है ना, हाँ ये गलत है। इट शो म्यूटा रोटेशन, हाँ ये म्यूटा रोटेशन, वो म्यूटा रोटेशन भी शो करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट है। इसमें यही ट्रू नहीं है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने ग्लूकोज वाले कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर को डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया है, बस इसका एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। कोई प्रॉब्लम तो उन लोगों को कि जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो वो लोगों को क्या है कि मैं उसमें भी आपको पढ़ाई हूँ कि ग्लूकोज में किस किस टॉपिक से क्या क्या कितना लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ग्लूकोज का क्लासिफिकेशन से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और जैसे डाइसेकेराइड का वो स्ट्रक्चर वगैरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें एमसीक्यू में, अगर आपका थ्योरी एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप एमसीक्यू वाला क्वेश्चन कर लेंगे। ध्यान दो, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अगर आपको पता है तभी आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, वरना ऐसे रट नहीं सकते एमसीक्यू को, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में ये थोड़ा प्रॉफिट होता है कि आप कुछ भी क्वेश्चन को लिखेंगे थोड़ा बहुत भी तो 1-2 मार्क्स मिल जाता है। एग्जामिनर भी सोचता है चलो भाई इतना मेहनत किया है इसको दे दो, पर इसमें या तो गलत या तो आर पार वाला इसमें है काम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच गए हम लोग। ग्लूकोज गिव्स ग्लूकोनिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विद। ध्यान दो, ग्लूकोज का जब हम लोग क्या करते हैं किसी भी रिएजेंट के साथ, वो रिएजेंट आपको क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। यानी ग्लूकोज का हमको पता नहीं है कौन सा रिएजेंट है, उसको एक्स मान लो, हम लोग क्या करा रहे हैं यहाँ पे? ऑक्सीडेशन करा रहे हैं।
ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, आइए इसको देख लेते हैं। ये आपका क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज का हम लोग ऑक्सीडेशन, कौन सा रीजन यूज किया ये नहीं पता, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो क्या होता है, इस वाले पोजीशन पे COOH हो जाता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको कहेंगे ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ये चीज़ें मैं आपको केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, और वही उठाकर ये क्वेश्चन आया है। जो बच्चे ऑलरेडी ऐप पर अच्छे से नोट्स बना के पढ़े, रिवाइज किए, उनको ये क्वेश्चन हलवा लगेगा, क्या ही मैम इतना वो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेती हैं। चलो, तो यहाँ पे ध्यान दो, टॉलरेंस रीजन, अब इसमें क्या रहा है, ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है तो किसके किसके साथ बनेगा, तो मैं वहाँ आपको पढ़ाई थी कि ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, माइल्ड ऑक्सीडेशन, एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसको भी यहाँ के पोजीशन को, यहाँ के पोजीशन को, दोनों को COOH में बदल देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। लेकिन अगर आपका सिर्फ एक पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड बदल रहा है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है, तो उसको बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडेशन। तो ब्रोमीन के साथ तो मैं पढ़ाई हूँ तो जाहिर सी बात है देगा, फेलिंग रीजन के साथ भी देता है, इसका रिएक्शन कराते हैं तो रेड प्रेसिपिटेट बनता है, ये भी देगा, टॉलरेंस रीजन के साथ भी देगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, डी, ठीक, यहाँ पे सबके साथ दे रहा है। तो ध्यान दो, ग्लूकोनिक स्ट्रक्चर का ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। आगे चले, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर एग्जाम्पल ऑफ, ग्लूकोज फ्रक्टोज किसका एग्जाम्पल है, अभी जस्ट मैं पीछे आपको पढ़ाई हूँ, ईपीमर है, एनोमर है, फंक्शनल आइसोमर, बस सिंपल फंक्शनल आइसोमर है ना, एक में आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, एक में आपका कीटोन ग्रुप है, बिना कुछ सोचे समझे लगा दो, अरे सोचे समझे नहीं, बस आपको मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ तो ये चीज़ें आपको क्लियर है। फंक्शनल आइसोमर का ये मतलब होता है कोई फंक्शनल ग्रुप के वजह से आइसोमर बन रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन है। क्लियर है बात, बस कितना सिंपल था, इतने सिंपल MCQ क्वेश्चन आते हैं, आप लोग झूठे इतना क्या, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के हैं, तो सोचो कितना वो सिंपल, आप लोग बस हार्ड लेते हैं। देखो बच्चों, हार्ड उन्हीं बच्चों को लगेगा जो बिल्कुल रिवाइज नहीं करते हैं, तो अब चैप्टर को पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, उसका नोट्स आप बनाएं, बार बार उसको रिवाइज करेंगे, पक्का है 100%, 110% मैं श्योर हूँ कि उसको ये सारे क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक आपको फॉर्मूला दिया गया है जिसमें बोला गया है इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, मोनोसैकेराइड का, डाइसैकेराइड का, ट्राइसैकेराइड का, पॉलीसैकेराइड का। ध्यान दो, अगर ये सिंपल यहाँ पे C6H10O5 रहता, सिंपल ऐसे रहता, O6 रहता ऐसे, तब आप लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज आपका मोनोसैकेराइड रहता है, बट यहाँ पे N बना दिया, N का मतलब इसका नंबरिंग बहुत ज़्यादा है, तो अगर इसका नंबरिंग बहुत ज़्यादा है, ध्यान दो, मोनोसैकेराइड में जो नंबरिंग आपका होता है 1 से लेकर कम से कम 3 तक, सॉरी मोनोसैकेराइड तो अकेला 1 रहेगा, डाइसैकेराइड में 1 से लेकर 3, 5 तक, ठीक, तो ट्राइसैकेराइड में थोड़ा सा और ज़्यादा, N वहाँ पे दिया गया, N का मतलब डिफाइन नहीं किया, मतलब N मतलब बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे वो किसका है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब ऐसा सैकेराइड जिसमें आपके क्या हो, N नंबर में, मतलब आपका जो मोनोसैकेराइड हो N नंबर में जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसे पॉलीसैकेराइड कैसे बनेगा, मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते चले जाएंगे, अब वो कितना मुझे भी नहीं पता, N नंबर में जुड़ रहा है, तो इतना तो आपको क्या होगा। ये डाइसैकेराइड का मतलब ये होता अकेला मोनोसैकेराइड, इसको 2 ले लेंगे डाइसैकेराइड, 3 ले लेंगे ट्राइसैकेराइड, पर यहाँ पे 1, 2, 3 अगर N की वैल्यू 1 रहती तो हो जाता मोनोसैकेराइड, N की वैल्यू 2 रहती तो हो जाता क्या, डाइसैकेराइड, N की वैल्यू 3 रहती तो हो जाता ट्राइसैकेराइड, लेकिन यहाँ पे बोल दिया N है, तो आप समझ जाओ N का मतलब, हमेशा अगर आपको क्वेश्चन में नहीं उसमें इंक्लूड किया तो आप समझिए N का मतलब कि बहुत ज़्यादा संख्या में, उसको काउंट भी नहीं कर सकते, तो ज़्यादा सी बात है पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब बहुत सारे, मैनी होता है, क्या होता है, पॉली का मतलब मैनी, क्लियर है, इसका मतलब यहाँ पे ढेर सारे मोनोसैकेराइड आपस में जुड़कर कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका ग्लूकोज का है, तो ढेर सारे ग्लूकोज ये मिलकर पॉलीसैकेराइड बना रहे हैं, और ग्लूकोज है क्या, मोनोसैकेराइड है, तो मोनोसैकेराइड ही मिलकर पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नोन एज ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर किसे कहते हैं, जो आप लोग अंगूर खाते हैं ना, अंगूर ग्रेप्स खाते हैं, उसमें एक, अब जाहिर बात है हल्का सा तो मीठा रहता है, तो कौन सा शुगर होगा, फ्रक्टोज। ध्यान देना, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे मैम फ्रक्टोज होगा, अगर आपका आंसर ये है तो बिल्कुल गलत है,
फ्रक्टोज आपका होता है ऐसे फल जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, बहुत ज़्यादा अगर मीठा होगा तो आप समझ जाइए इसमें फ्रक्टोज है, ठीक है। चलो बताओ, लैक्टोज, आपको लैक्टोज नहीं, गलत आंसर है, क्योंकि लैक्टोज आपका मिल्क शुगर होता है, जो मिल्क में पाया जाता है शुगर, उसको बोलते हैं लैक्टोज। माल्टोज किस में है? माल्टोज आपका किस में पाया जाता है? उसमें पाया जाता है जितना भी आप ग्रेन्स खाते हैं ना, जैसे दाल वगैरह, इसको दाल नहीं, मक्के वगैरह में, मेज़ में पाया जाएगा ये सारी चीज़ें। तो ये भी आपका गलत है। ग्लूकोज, क्योंकि आप ग्रेप्स को खाते हैं तो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लगता, अगर बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा है तो आप समझिए फ्रक्टोज होगा उसमें, तो उसमें क्या होता है? ग्लूकोज। मेनली क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो इसलिए कहा जाता है ना आपसे कि आप फ्रूट्स भी खाएंगे, जो फ्रूट्स में आपको विटामिन, ध्यान दो उसमें थोड़ा सा विटामिन सी भी रहता है, तो आपको विटामिन सी भी मिल रहा है, ग्लूकोज भी मिल रहा है, तो अच्छा तो है बॉडी के लिए। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट को मैं आपको पढ़ाई तो कार्बोहाइड्रेट आपका है, चलिए आप पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्या कार्बोहाइड्रेट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है? ये वाला COOH आता है कभी? इसको तुम लोग बनाते हैं ना, ग्लूकोज को किसी के साथ रिएक्ट कराए तब जाके ये बनेगा, तो बनता ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट रहता है। नहीं, ये ऑप्शन तो भरपूर गलत हो गया। एल्डिहाइड कीटोन, हाँ ये सही है, एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। और भी देख लो, एल्कोहल एंड कार्बोनिल ग्रुप। अब आप लोग कहेंगे कि मैम ये क्या है? चलो अच्छा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप। पहली बात तो हाइड्रोजन तो रहता है, पर बस हाइड्रोक्सिल, क्या बस यही दोनों रहते हैं? तो ऑप्शन सही भी है पर सही नहीं भी है, क्योंकि ये आधा ऑप्शन है, मतलब ये अपने आप को कंप्लीट नहीं किया है। क्या बस हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल रहेगा? क्योंकि आप देख रहे वहाँ पे हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट था, CH2OH प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी है, तो क्या बस यही दोनों एल्डिहाइड की बात हम लोग बात ही नहीं करेंगे? तो नहीं, ये ऑप्शन भी गलत हो गया पहला वाले। अब इन दोनों में फंसा हुआ है एल्डिहाइड एंड कीटोन। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि कई बार मैं इसमें देखी थी, इसका बहुत बार ऑप्शन आपका आया था एल्डिहाइड कीटोन, कुछ बच्चे इस पे लगाए थे एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन सही है, पर आपसे बोला है सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब एकदम सिंपल कर दो, तो सिंपल करने में आपको दिखाई देगा, तो वहाँ पे आपका क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, मतलब वो अल्कोहल है, क्योंकि CH2OH आपका क्या है? अल्कोहल है, ये वाला। मतलब ग्लूकोज को आपको दूसरे नज़रिए से देखना पड़ेगा, ठीक है। और कार्बोनिल, कार्बोनिल का मतलब ये होता है, ये वाला ग्रुप आपका कार्बोनिल कहलाता है। अगर यहाँ पे H कर दो, यहाँ R कर दो तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और यहाँ पे दोनों तरफ R कर देंगे तो बन जाएगा कीटोन। तो कीटोन एल्डिहाइड की बात तुम लोग तब करते, वो तो डेरिवेटिव बनता है ना, पहले उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है? तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसी पर टिक लगाइएगा। ये वाला भी, ये एक्चुअली में ये ऑप्शन गलत नहीं है, पर ज़्यादा सही आपका ये है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में पूछा गया है, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? C। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन पे स्टार बना लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको फंसाने वाला आ सकता है। कुछ बच्चों को फंसाने के लिए सिंपलेस्ट वर्ड को ध्यान नहीं देंगे, वो कीटोन और एल्डिहाइड पर लगाकर चले आएंगे और गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। चलो आइडेंटिफाइड करो, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करो, क्या है ये? अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े हैं, ये फिशर प्रोजेक्शन में दिया गया है, ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ के बताओ जल्दी से। चलो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? अरे भाई पीछे पड़े हैं, पहले वाले पोजीशन पे, वो पहले क्या था? CHO ग्रुप था, अपने आप को चेंज कर दिया, ऑक्सीडेशन वहाँ पे हो गया, ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, ये क्या है? B आपका ग्लूकोनिक एसिड है। जस्ट हम लोग पीछे पड़े हैं, नहीं याद आ रहा है तो भाई देख लो, ये वाला ध्यान से देखो, ये ना, बाकी सब तो सेम है, बस कहाँ गया क्वेश्चन? चलो ये देखो, बाकी सब तो सेम है, तो वही आपका क्या पहले पोजीशन पे COOH है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये आपका क्या बन गया? ग्लूकोनिक एसिड। अगला क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लूकोज ऑन फेलिंग्स टेस्ट। ग्लूकोज अगर फेलिंग सोल्यूशन देगा तो क्या देगा? अभी जस्ट मैं पीछे बताई हूँ, ये ध्यान दो, सिल्वर मिरर नहीं देगा, ये टॉलरेंस रीजन के साथ देता है। और पंगेट गैस तो देगा नहीं, गलत है, ये भी गलत है। नो रिएक्शन, रिएक्शन तो होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि ग्लूकोज को चेक करने के लिए ही हम लोग फेलिंग सोल्यूशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका वो ये जो पहला वाला वो जो ऑप्शन है वो भी गलत हो गया। नो रिएक्शन पर ऐसा तो है नहीं। और बात रहा सिल्वर मिरर का, तो सिल्वर मिरर टॉलरेंस रीजन के साथ देता है, ये भी गलत हो गया। ये भी, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? रेड प्रेसिपिटेट देगा। अगर आपको ग्लूकोज का प्रैक्टिकल करना है, ठीक है, आपको नहीं पता है, आपके पास टेस्ट ट्यूब है,
आपको नहीं पता, आपको कोई आपके टीचर प्रोफेसर कंपाउंड दिए हैं, वो कंपाउंड आपको पता नहीं चल रहा है ग्लूकोज है फ्रक्टोज है, आप उसको क्या करो फिल कर लो टेस्ट ट्यूब में, बस थोड़ा सा ये सोल्यूशन डालो, तुरंत आपका रेड पीपीटी आपको दिखेगा। पीपीटी का मतलब अवक्षेप जो नहीं होता नीचे जाके बैठ जाता है, तो वो आपको रेड कलर का पीपीटी दिखेगा, तो आप तुरंत समझ जाओ हाँ ये क्या है, आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज है मतलब, और ये जो सोल्यूशन है वो आपका क्या है, फेलिंग सोल्यूशन। यहाँ पे क्लियर है। ये सारी चीज़ें देखो, कार्बोहाइड्रेट ऐसा चैप्टर ना, उसमें प्रैक्टिकल की भी चीज़ें हैं, तो आपको प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों कवर हो जाएगा। और ध्यान दो, प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से किया करो। थ्योरी जिसका मतलब क्लियर है वो प्रैक्टिकल करेगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईपीमर। ईपीमर का कौन सा एग्जाम्पल है? ग्लूकोज, राइबोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज एंड मैनोज। चलो बताओ क्या हो सकता है। अभी हम लोग पीछे देखें, ग्लूकोज और मैनोज था, तो इस क्वेश्चन में देखो ग्लूकोज और मैनोज है, ध्यान दो, ग्लूकोज और वो गैलेक्टोज भी शो करेगा, ग्लूकोज एंड राइबोज। पहली बात तो ये 6 कार्बन का है और ये आपका होता है 5 कार्बन का। पहली बात तो यहाँ पे क्या है, आइसोमर जब भी होता है केमिकल फार्मूला सेम रहता है, यहाँ केमिकल फार्मूला ही सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। गैलेक्टोज, मैनोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज, अब इसमें भी देखो राइबोज आ गया, ये दोनों क्या है 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन और ये 5 कार्बन, तो इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। 2 ऑप्शन, पहली बात ना क्वेश्चन में ऑप्शन को एलिमिनेट करना पहले सीखो, एलिमिनेट एकदम पक्का वो हो जाओ कि ये ऑप्शन तो होगा ही होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप 2 ऑप्शन में चेक करते हैं, इसमें दिया है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और जाहिर सी बात है पीछे हम लोग पढ़े तो ग्लूकोज मैनोज वाला था ही, तो ग्लूकोज मैनोज वाला तो होगा ही होगा। अब उसमें गैलेक्टोज, हाँ गैलेक्टोज में भी वही ईपीमर होता है जो उसमें पाया जाता है, बस ईपीमर का क्या है, ईपीमर भी अलग टाइप के होते हैं, C1, C2, C3, तो इन दोनों में ग्लूकोज और मैनोज में तो C2 होता है और इसमें C1 होगा, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, C। क्लियर है। अभी जस्ट हम लोग ईपीमर पढ़े। क्वेश्चन नंबर 18, टॉलेंस रीजन रिड्यूस, जो टॉलेंस रीजन है क्या चीज़ को रिड्यूस करता है, रिड्यूस मतलब उसको थोड़ा सा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, एसिमेट्रिक कार्बन, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, इनॉलाइजेशन। ध्यान दो, तो यहाँ पे जो टॉलेंस रीजन है इनॉलाइजेशन, इनऑल, इन ऑल, इन का मतलब डबल बॉन्ड होता है, ऑल का मतलब क्या, अल्कोहल। तो एक जब टॉलेंस रीजन के साथ एक रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन में थोड़ा सा वहाँ पे डबल बॉन्ड भी बनेगा, तब वहाँ पे इनॉल का फॉर्मेशन होगा, तो इसको बोलेंगे इनॉलाइजेशन। ऑप्शन तो मान लीजिए ये वाला भी सही है, पर इससे करेक्ट ज़्यादा सही है डी वाला, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच कार्बन इज इन्वॉल्व इन मेकिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज अलॉन्ग विथ C5। चलो क्वेश्चन को रीड करो, जल्दी से बताओ, जल्दी से क्वेश्चन को रीड करो, बताओ। विच कार्बन इज इन्वॉल्व इन मेकिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज अलॉन्ग विथ C5। बोल रहा है कौन सा कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर में फ्रक्टोज में बनाता है। ध्यान दो, पहले तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाओ, अच्छा एक और, ये आपका हो गया फ्रक्टोज, OH OH H, हम गलत बना दिए क्या, 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो है, ठीक। ये आपका हो गया फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। तो किस कार्बन पे होगा, अलॉन्ग विथ C5, तो C5 से कहाँ जाएगा, ध्यान दो, यहाँ पे ये जाएगा इससे, हाँ हमें लग रहा है कुछ गलत बना है, अच्छा एक सेकेंड यार, रुको 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 रुको, पहले वाले कार्बन पे तो जोड़े ही नहीं, ठीक है, एक मिनट, CH2OH अब सही बनेगा। एक 2 3 4 5 6 CH2OH OH, हाँ अब सही है। अब इसको क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक, इसको नंबरिंग कर लेते हैं, आराम से करो क्वेश्चन को, 1 2 3 4 5 6।
बोल रहा है पांचवें, जैसा हम लोग ग्लूकोज में कर रहे थे, जब ग्लूकोज को साइक्लिक में बना रहे थे तो उसको थोड़ा सा ट्विस्ट किए थे, मतलब उसको आपस में मोड़ दिए थे। तो पांचवा कार्बन वहाँ पर भी पार्टिसिपेट कर रहा था, यहाँ पर भी करेगा, पर वहाँ पे कार्बन नंबर फर्स्ट पे था, यहाँ पे आपका कार्बन नंबर किस पे चल जाएगा, थर्ड पे। ठीक, तो कार्बन नंबर क्या हो जाएगा, अच्छा थर्ड पे तो ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा हाँ सॉरी, कार्बन नंबर, एक सेकंड, ये तो अभी CH2 ऊपर प्रेजेंट ही है ना, ऊपर तो प्रेजेंट ही है ना ये, तो ये कार्बन नंबर इधर जाएगा ना, कार्बन नंबर डबल बॉन्ड है, जब ये अपने आप को टूटेगा तो ये कुछ इस तरीके से बनाएगा। अब ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे बनेगा CH2OH, और इस वाले पोजीशन पे OH आपका नीचे भी बन सकता है, ऊपर भी, और CH2OH है तो यहाँ पे H रहेगा, और ये बचा H, बस ये हो गया। ठीक, तो इस तरीके से बनेगा, तो यहाँ कार्बन नंबर क्या हो जाएगा, 2। करेक्ट ऑप्शन क्या है, B हो गया। अब इस कार्बोहाइड्रेट यूनिट का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो हम लोग टॉप MCQ हम लोग करें, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए और रिपीटेड आए हुए हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको जो क्वेश्चन है इसमें से जो मैं एक स्टार वाला ये बताई थी ना, उसको ध्यान से करिएगा। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। पहली बात तो मैं बार बार बोलती हूँ, चैप्टर को पहले अच्छे से रिवाइज करो, फिर इसके बाद खुद से ट्राई करो क्वेश्चन करने का, आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आर रिलेटेड टू ईच अदर। मैं बताई हूँ अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज है क्या, एक दूसरे के एनोमर है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। फंक्शनल आइसोमर तो है नहीं क्योंकि वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज होता है। ईपीमर तो है नहीं क्योंकि वो ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। अगर ये अल्फा बीटा बात आ गया तो आप समझ जाइए वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक, साइक्लिक में आपका क्या होएगा, ए, एनोमर। तो यहाँ पे आपका टॉप 20 क्वेश्चन MCQ का खत्म होता है कार्बोहाइड्रेट का। इसके अगले लेक्चर में आप लोग को प्रोटीन्स का, जिसमें एंजाइम मिला हुआ है, जो मैं यूनिट पढ़ा चुकी है वो पढ़ाऊंगी। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड वाला है ना, थर्ड वाला, तो उसके भी टॉप 20 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, ये PDF आपको फ्री बिल्कुल आपके ऐप पे, DNS एजुकेयर ऐप पे मिल जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।